Hello students, welcome to RT Academy and I hope आप सभी अच्छे से होंगे, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे होंगे, अच्छे व्यूज दे रहे होंगे। तो 11th हमारा जो लास्ट टॉपिक था, चैप्टर हमारा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पूरे बायोलॉजी का बेस था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है लास्ट तक कि सेल हमारे बायोलॉजी का बेस है। और उस चैप्टर में हमने काफी कुछ जाना सेल की डिस्कवरी के बारे में, कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल की हिस्ट्री क्या थी, सेल के कितने पार्ट्स हुए और सेल के कितने टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। हमने सेल के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जाना और आपको एक फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया था जहां पर सेल के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। फिर हमने एक एक कंपोनेंट को डेप्थ में जाकर के स्टार्ट किया, जहां पर हमने सेल वॉल के बारे में जाना, सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जाना। फिर हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में जाना कि हमारे सेल में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नाम की चीज पाई जाती है जो एक कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं सेल ऑर्गेनल, जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम से मुलाकात करी, बट ओनली इन ब्रीफ अकाउंट। वो मैंने ब्रीफ अकाउंट आपको दिया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, बट आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो मैं आपको डेप्थ पे लेके चलूंगा और डेप्थ होगी हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को आज हम गहराई से जानेंगे कि आखिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये तो हमें बखूबी पता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास वैक्यूल्स हैं, हमारे पास लाइसोसोम है, हमारे पास गोल्गी अपैरेटस है। बट अब हम उन एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानने जा रहे हैं, उनके फंक्शन को समझने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए आज का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की डेप्थ पे हम लोग पहुंचेंगे और इस डेप्थ पे हम जब मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के ऑर्गेनल्स हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनल्स हमारे आ रहे हैं, जरा मैं कलर ले लूं सबसे पहले, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैविंग कोऑर्डिनेट फंक्शंस। जब कोई कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहा है, साथ में तालमेल बिठा करके फंक्शन कर रहे हैं, तो हमने इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नेम दिया, जहां पर पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस कह सकते हैं, थर्ड लाइसोसोम एंड फोर्थ वैक्यूल्स। ये जरूरी नहीं कि आप इस सीक्वेंस को याद रखें, ये तो मैंने राइट किया ऐसे, बट आपको सेल ऑर्गेनल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। देखिए सबका एक मिली भगत है, मींस आपकी बॉडी में सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक राइबोसोम को बियर करता है। अभी जब ये राइबोसोम को बियर करता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री मानी जाती है। तो आपकी बॉडी में चाहे वो आपके बकल कैविटी में आने वाला एंजाइम हो, आपकी बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स हो, वो इन्हीं जगह पे बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के बाद गोल्गी ऑपरेटर्स पैकेजिंग का काम करेंगे, वैक्यूल्स इन्हें बाहर पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए इनको बोला गया है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, बिकॉज़ ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे पहला उठाते हैं अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। तो दीज आर अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन देयर साइटोप्लाज्म। जैसे घर की जब कोई टेरेस या रूफ पड़ रहा होता है तो वहां पर आयरन की रॉड्स पड़ती है, इसे हम सरिया बोलते हैं, वो एक कोने से दूसरे कोने पे फैली हुई है। सेम ऐसे जो हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, यानी कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी सेल में एक कोने से दूसरे कोनों तक फैला रहता है। तो यहां पर एक दिमाग में बात आती है, तो फंक्शन करना ही करना है इसको, और वो फंक्शन होगा मैकेनिकल सपोर्ट का। चलो इसने मैकेनिकल सपोर्ट दिया,
देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की मिलते हैं आपको। न्यूक्लियस तो एसोसिएट है, न्यूक्लियस से जुड़े। अगर मैं इनको आपको अपने हिसाब से डायग्राम दिखाता हूं तो देखिए कुछ ऐसा होता है। ये आपका न्यूक्लियस, ओके, जो ड्रॉ करना चाहें ये डायग्राम को अच्छे से देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंडिंग में देखिए लगा हुआ है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंडिंग में मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक, एक पार्ट यहां पर और इसका अनदर पार्ट में इसका बना देता हूं। कुछ नहीं, जो आप ये रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकी सरफेस पे राइबोसोम नेम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम नेम के पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए हैं, राइबोसोम नाम के पार्टिकल्स। और मैंने आपको बताया है कि हम यूकैरियोट्स के सेल में अगर बात करेंगे तो 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है। देन ये आपके राइबोसोम हो गए, राइबोसोम, ओके, ये राइबोसोम हो गया। और इसके अंदर हमारा डीएनए यानी कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखिए राइबोसोम एब्सेंट है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यानी जैसे कि टकले के सर पे बाल नहीं है, टकला है, स्मूथ होगा वो, यानी ये स्मूथ है, कोई इसके पास पार्टिकल्स नहीं है। ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों स्मूथ है? बिकॉज देयर हैज नो राइबोसोम पार्टिकल, एकदम क्लीन सेट। जबकि हमारे पास जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मींस जिसपे राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं, इसको आप बोलेंगे RER, दैट्स मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है रफ क्यों है भाई, अभी हम लोग के हेयर क्यों स्मूथ नहीं है? बिकॉज राइबोसोम के पार्टिकल्स लगे तो रफ है, बट यही हेयर गैप करते तो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जब राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो टाइप्स हो गए। रफ का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। रफ हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। आपकी बॉडी में प्रोटीन का काम क्या है? आपकी बॉडी में बनने वाला एंजाइम प्रोटीन है, हमारे कुछ हार्मोन्स प्रोटीनियस होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट आपके प्रोटीन से बनेंगे। आज तक कि आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन से बनती है। जबकि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना, खास करके लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और इसी प्रोटीन और लिपिड से मिल करके बनती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बनता है इसी पे गाइस, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Question is, what is membrane biogenesis? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो इन क्वेश्चंस को लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड का फॉर्मेशन किया, और लिपिड और प्रोटीन ने मिलकर के जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया तो इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपने। क्या किसके फंक्शन है मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आते फिर से एनसीईआरटी पे। देन These are the network of tiny, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, and आप देखेंगे ER divide the intracellular space into compartment, luminal inside ER and extraluminal inside, I mean it is present in cytoplasm। तो ये क्या था? देखिए आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मेम्ब्रेन के बीच में आपने कैविटी दिखाई पड़ती है, ये कैविटी दिखाई पड़ रही है। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी जा रही है, इस कैविटी को नाम दिया जाएगा ल्यूमिनल। इस कैविटी को, यानी अगर आप एक कपड़े को, सपोज अगर मैं इस हैंकी को फोल्ड करता हूं, ठीक है,
अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ये जो हैंकी के टू फोल्ड्स के बीच में जो गैप है ये आपका क्या है, ल्यूमिनल पार्ट है। एंड जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो आपका क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मींस वो ल्यूमेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में है वो आपका क्या है, ल्यूमिनल है, और जो बाहर की तरफ है साइटोप्लाज्म वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। क्लियर? देन ईआर टू टाइप्स के हुए, रफ एंड स्मूथ, जैसा कि मैंने आपको बताया रफ एंड स्मूथ टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड बेसिक जो फंक्शन जो मैंने बोला यही बेसिक फंक्शन है, ये आपने याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, सारी चीजें वही जो मैंने बताई आपको। सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, दे आर extensive and continuous with the outer membrane of nucleus, nucleus के membrane से attach है हमारे continuously। जो डीएनए बोलेगा वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करना पड़ता है, और डीएनए बोलता क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए, वैसा हमारे प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ का फंक्शन क्या है, देखिए द राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन स्मूथ इन द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जैसे कि मैंने बताया था मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड की, जिस कारण हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर कोई लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारी सेल में, तो वहां पर जिम्मेदार भाई साहब है वो हमारे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए जो प्रोटीन बनाने वाले हैं वो हमारे रफ, खासकर आपको क्लियर डायग्राम में समझ में आ रहा है कि एक पार्ट डॉटेड दिखाई पड़ रहा है, डॉटेड पार्ट आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि RER है आपका। एंड जो येलोइश आप स्मूथ पार्ट देखते हैं ये स्मूथ पार्ट आपका है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जान लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एक प्रोटीन और लिपिड को बनाने का अच्छा हमारा ये सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है। चलिए आगे चलते हैं गोल्जी अपैरेटस के पास। हमारे गोल्जी अपैरेटस भी मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेन ये भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी थे। Densely stained reticular structure near nucleus first observed कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इस सेल ऑर्गेनल को डिस्कवर किया था जिसका नाम था गोल्जी अपैरेटस। इन्होंने अपने नाम से, इनकी कास्ट थी गोल्जी, और सिंपल सी बात है यार, अगर आप कुछ डिस्कवर करोगे तो उस जगह पे कुछ अपना वहां पे जोड़ने की कोशिश करोगे, वही कैमिलो गोल्जी ने किया। तो इन साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है गोल्जी की बॉडी के डिस्कवरर के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके डिस्कवर का नाम नहीं पूछता, बट गोल्जी बॉडी में डिस्कवर का नाम पूछ सकता है। तो तैयार है एग्जाम इस क्वेश्चन के लिए कि गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी किसने करी, तो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी करी है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। देखिए जैसे हॉस्पिटल में सिस्टर्स होती है, ऐसे यहाँ पर आपको लर्न करना है सिस्टर्नी, सिस्टर की छोटी छोटी बहनें हैं, सिस्टर्नी है। तो यहाँ पर जो आप फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देख रहे, देखिए कैसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर च्युइंगम को खींच दिया गया हो, ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है आप इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, अब यहाँ पर जो बोर्ड के लिए जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जाता है वो क्वेश्चन दो जगह पे आ रहा है। देखिए मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, जो आप भी मार्क करेंगे और राइट भी कर लीजिए अपने पास की what is the trans and cis phase of Golgi apparatus? Write down this question. What is the trans and cis phase of phase of Golgi apparatus? तो क्या ट्रांस और क्या सिस फेस होता है, देखिए समझिए। सिस्टर्नी आर कलेक्टिवली अरेंज्ड विद द कॉन्वेक्स फेस एंड कॉन्केव फेस। कॉन्वेक्स फेस वो होगा जो आप देख रहे हैं कॉन्केव में गया है, तो ये देखिए जो फेस आप देख रहे हैं कॉन्केव जा रहा है, थोड़ा सा गहराई में जा रहा है, जबकि ये वाला जो फेस जो मैच्योरिंग फेस होता है, यानी जहां से वैक्यूल्स बनके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां से देखिए वैक्यूल्स बनके स्टार्ट हो रही, मैच्योर वैक्यूल्स हैं ये मैच्योर वैक्यूल्स हैं, मैच्योर वैक्यूल्स, कि जहां से मैच्योर वैक्यूल्स बनके निकल रही हैं वो इसका ट्रांस फेज होगा। ट्रांस का मतलब ऐसा है ट्रांसफर कर रहा है। और जहां पर वैक्यूल्स बन रहे हैं
उसको आप सिस फेज कहेंगे, यानी जहां से बनना स्टार्ट हो रहा है वैक्यूल वो सिस फेज है, जहां से वैक्यूल्स बाहर जा रहे हैं गॉल्जी अपरेटस से वो आपका ट्रांस फेज। यानी आप ऐसे समझें जैसे कि किसी वाटर बॉडी में बबल्स जनरेट होते हैं, तो वाटर बॉडी को गॉल्जी अपरेटस समझ लीजिए और उसके नीचे जो गैस बन रही है, गैस के बबल्स बन रहे हैं, वो नीचे सिस फेज है, और उस जहां से बबलिंग हो रही है यानी सरफेस पे अगर आ जाए तो वो उसका ट्रांस फेज हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी देता है वो सिस फेज के थ्रू कैच किया जाता है। ये राज की बात है कि ईआर ने कुछ भी दिया, वो ईआर इस वैक्यूल्स यानी जो सिस फेज है इस फेज के वैक्यूल्स के थ्रू कैप्चर किए जाते हैं। कैप्चर करने के बाद इनको अंदर भेज दिया जाएगा। देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल थीम बता रहा हूँ, यही सारी चीजें भी आपने मिलना है एनसीईआरटी की थ्योरी में। सारी चीजें देखिए, जो भी ईआर ने बना के भेजा वो वैक्यूल्स में हमारे गॉल्जी अपरेटस के सिस फेस के पास से कैच कर लिया गया। आ जाओ भाई, सिस फेस से कैच किया गया। जैसे याद रखिए सिंपल से एकदम बबलिंग जैसे होती है, किसी वाटर बॉडी से बबल ऊपर की तरफ निकल रहा है। जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक में ग्लास के नीचे से बबलिंग ऊपर की तरफ जाती है, गैस की बबल्स, कुछ ऐसे समझिए। इसको बस ऐसा समझ लें कि थोड़ा सा उल्टा कर दें स्ट्रक्चर को, तो जो नीचे जहां से बबलिंग क्रिएट हो रही है वो सिस फेज है और जा रही कहां पर, सरफेस पे जो आपके पास पहुंचती है, और वो हमारा ट्रांस फेज है। तो सिस फेज से चीजें डाली गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन या जो भी बनाया सिस फेज से भेज दिया गया। सिस फेज वहां पर उसको मॉडिफाइड करेगा, उसको स्टोरेज करेगा, पैकेजिंग करेगा, एंड देन लास्ट में वो वैक्यूल्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर? तो ये एक बेसिक थीम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर और गॉल्जी अपरेटस मिलकर खेल रहे हैं। ईआर ने कुछ केमिकल बनाया, वो केमिकल को पैक किया जाएगा, सिस फॉर्म की तरफ से केमिकल एंटर करेगा, वैक्यूल्स के थ्रू फॉर्म पैक किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, एंड देन मैच्योर फेज पे या ट्रांस फेज पे वहां से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एंड वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन प्ले करेगा। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन क्या जो मैंने बताया, सेक्रेट्स मटेरियल्स टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल materials to be packed as vesicles from the ER fuse with cis phase and move toward the trans phase. Cis phase से लिया गया, trans phase से भेज दिया गया। This is the why Golgi apparatus remains in close association with the ER. Protein synthesized by ribosome on the ER, सारी चीजें चाहे प्रोटीन्स बनाई जाएंगी, हार्मोन्स बनाई जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी Golgi apparatus को दी गई है। इसीलिए कभी-कभी Golgi apparatus को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, बिकॉज़ ये क्या कर रही है, ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रही है। ये हमारी Golgi apparatus थी। चलिए अगले चलते हैं सेल ऑर्गेनल्स के पास, जहां मुलाकात हो रही है वैक्यूल्स से। देखिए वैक्यूल्स क्या थे, दो चीजें तो हमने एंडोप्लाज्मिक सिस्टम की निपटा दी। एक था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड कैमिलो गॉल्जी ने दिया हमें Golgi apparatus। Golgi apparatus का भी बड़ा रोल था, जैसे कि आपने जाना, क्योंकि फैक्ट्री ईआर ने लगाई थी, लेकिन उस फैक्ट्री के माल को ट्रांसपोर्ट करने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने का काम दिया गया Golgi apparatus को या Golgi बॉडी को। एंड नाउ बात आती है वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या है? देखिए वैक्यूल्स ही वो रास्ते थे जिनके थ्रू चीजें भेजी जा रही थी। Golgi apparatus काम कर रहा था, पैक कर रहा था, लेकिन किसके थ्रू भेज रहा था सेल के बाहर? वैक्यूल्स के थ्रू भेज रहा था। तो वैक्यूल्स क्या काम कर रहा था? वैक्यूल्स उन चीजों को लेकर के बाहर भेज रहा था, यानी जो हमारा पैकेट है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को भेज रहे हैं, वो हमारा पैकेट क्या है? वैक्यूल्स। बस यहाँ पर हमारा जो ये वैक्यूल्स है ये डिग्रेडेबल है, और बाहर जो हमारे पास पॉलीथीन है वो नॉन डिग्रेडेबल है। डिफरेंस इतना है, दोनों का काम क्या है? चीज को स्टोर करके उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम उसी वैक्यूल्स के बारे में जानने जा रहे हैं। आखिर ये वैक्यूल्स है क्या? आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड नॉट सॉरी योर एकेडमिक एंड नीट की क्लासेस के लिए। तो these are the membrane bound space found in the cytoplasm। membrane bound होता है फॉर्म एज लाइक, जैसे कि आप च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम की बबलिंग बनाते हैं, जैसे वो membrane bound है, ऐसे हमारा वैक्यूल्स membrane bound स्ट्रक्चर होता है। बस यहाँ पर जो हमारी membrane है, आप जानते हैं अच्छे से, मैंने आपको बताया है बायोलॉजी में मेम्ब्रेन का मतलब
प्रोटीन प्लस लिपिड से बना हुआ, यानी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टोनोप्लास्ट के बारे में। टोनोप्लास्ट क्या है? जब किसी सेल के सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन थी तो आपने उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, लेकिन अगर वैक्यूल्स में वही मेम्ब्रेन है तो उसका नाम हो गया टोनोप्लास्ट। बस वही सारी चीजें हैं, नेम हमने चेंज कर दिया। तो वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है वो क्वेश्चन जनरेट होगा आपका टोनोप्लास्ट पे, कि वैक्यूल्स किस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो वो है टोनोप्लास्ट। In plant cell, the vacuoles can occupy to 90% of the volume. प्लांट सेल में देखिए सेंट्रल वैक्यूल कितना बड़ा है, यानी कि वैक्यूल एक ऐसी चीज है, आप एक रूम में खड़े हो और एक बड़ा सा बलून फुला दिया जाए तो बलून क्या करेगा, आपको कोने की तरफ धकेल देगा। सेम वैसे ही हमारे प्लांट सेल में वैक्यूल 90% ऑक्यूपाई करता है उस वॉल्यूम को, और 90% ऑक्यूपाई करने के कारण जब कभी भी आप प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस कॉर्नर पे बनाया जाता है। ये एक रीजन है कि क्यों प्लांट सेल का न्यूक्लियस को कॉर्नर पे बनाया जा रहा है। कारण ये है कि वैक्यूल्स 90% पार्ट को कवर कर लेता है, एंड 90% पार्ट को कवर करने के कारण न्यूक्लियस को धक्का दे दिया जाता है, तो न्यूक्लियस कॉर्नर पे रहता है। तो ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। एक सेल को अगर कोई सेल देखते हो न्यूक्लियस कॉर्नर पे दिखाई पड़ता है, तो आपने कहना है ये है हमारा प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट वैक्यूल्स की फंक्शन की बात करें तो वैक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। मैंने बोला ये बैग जैसे हैं, बायोलॉजी बॉडी भले सब कुछ बना रही है, बट बैग जो हमारा थैला है वो थैला हमारा वैक्यूल्स होते हैं। कुछ खास वैक्यूल्स के बारे में, इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अमीबा नाम का एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल वही है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम दिया गया क्योंकि ये थोड़ा सा सिकुड़ती और फैलती रहती, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण ये अमीबा में वाटर को बैलेंस करके रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इसी को हमने बोल दिया एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेम वही वैक्यूल है जो हमने भी पढ़ा। कुछ ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जब वो जैसे कि जब कभी अमीबा अपने फूड को खाता है तो वैक्यूल्स में भर देता है। जब भी किसी फूड को एंगल्फ करता है तो इन वैक्यूल्स में फिल कर लेता है, तो उसे हमने नाम दे दिया क्या? फूड वैक्यूल। आपने खाने को थैले में भर दिया, फूड वैक्यूल हो गया। आपका थैला ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल दिया। क्लियर? तो 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, 90% पार्ट कवर करते हैं प्लांट सेल में, एंड टोनोप्लास्ट बहुत जरूरी है। टोनोप्लास्ट सराउंडिंग मेम्ब्रेन का नेम है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। चलिए 3 लोग तो निपटा चुके, चौथे चलते हैं हम लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम कुछ अलग नहीं है। लाइसोसोम्स अभी आपने अपने बैग में, अपने वैक्यूल्स में खाने को भर के रखा हुआ था, आपने फूड वैक्यूल नाम दे दिया। अभी आपने उस वैक्यूल से वाटर को बैलेंस किया, एक्सक्रीशन करने में हेल्प किया, आपने नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दे दिया। अब उसी वैक्यूल में अगर कुछ ऐसे केमिकल को भर दिया जाए जो किसी चीज को डाइजेस्ट कर जाए, तो आप उसे लाइसोसोम नाम दे देंगे। सिर्फ इतना है, यानी जो वैक्यूल अभी हमारे पास था, उस वैक्यूल के अंदर, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस वैक्यूल के अंदर कोई केमिकल है। ये केमिकल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये समझ लीजिए किसी आपने तेजाब भर के रखा हुआ है थैले में, जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जा रहा है इसमें, इसी को बोल दिया गया लाइसोसोम। क्यों यूज कर रहे हैं? मान लीजिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया साहब सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जी
सही से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है। तो ये लाइसोसोम वहां पहुंच गए। बनाया किसने था? लाइसोसोम के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम, देखिए एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। थीम समझ गए होंगे आप। एंजाइम क्या था? देखिए प्रोटीन से बना हुआ। किसने बनाया होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ईआर ने बनाकर गाल्जी बॉडी को दिया, भैया इसको पैक करो। ईआर ने गाल्जी बॉडी ने इसको पैक किया और वैक्यूल के अंदर फिल कर दिया। वैक्यूल्स के अंदर फिल कर दिया उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिल हो गया। अब ये जो एंजाइम है ये भेज दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा, ये वैक्यूल स्ट्रक्चर हो गई और जैसे ही वैक्यूल स्ट्रक्चर हुआ, हमारा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया पे हावी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बना किससे? सिर्फ और सिर्फ केमिकल से बना हुआ है और इसी केमिकल को हमारा एंजाइम डाइजेस्ट कर जाता है। यानी हमारी सेल में वो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो भी चीजें अनयूजफुल होती हैं हमारी सेल्स में, उसे डिजेनरेट किया जाता है। लाइसोसोम तो मर ही जाएगा, बिकॉज वैक्यूल्स फट गए तो लाइसोसोम मर गया। अब खुद तो मरा और दूसरे को भी ले डूबा। तो जब कोई खुद मर गया और दूसरे को ले डूबा, तो ये सुसाइडल बैग के नाम से जाने जाते हैं। सुसाइडल बैग्स। तो ये कहावत कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत लाइसोसोम के ऊपर लागू होती है। लाइसोसोम मरे क्योंकि एंजाइम सेक्रेट करना था, लेकिन साथ में उस सेल ऑर्गेनल्स को भी ले डूबे, इसीलिए सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। यही लाइसोजाइम एंजाइम आपके टीयर्स में निकलते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। हमारे सलाइवा में, आपके सलाइवा में गिर रहे होंगे जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेंगे। तो ये लाइसोसोम है अपने अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखते हैं जो चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपको मिली। देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसा कि मैंने बोला एनसीईआरटी की एक लाइन मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। सारी चीज़ें, जो खास चीज़ यहाँ पर था कि लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखता है, जैसे लाइपेजेस, हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाता है। और आपकी बॉडी बनी किससे है? आपकी सेल बनी किससे है? सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे एंजाइम्स है, वो है कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि सेल में ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो डैमेज कर सकती हैं हमारे सेल को, तो ये पहले ही उन्हें खत्म कर देता है, एक स्लीपर सेल की तरह। क्लियर? देखिए हमारा जो टॉपिक आज का था, वो टॉपिक हमारा आज का बेस था डिटेल या डेप्थ ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मैंने इस वीडियो के पहले आपको सिर्फ ब्रीफ अकाउंट दिया था, आपको सेल ऑर्गेनल्स को हमने सेग्रीगेट किया था कि क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं और क्या मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। एंड आज हमने यहाँ पर जो फिनिश किया, वो फिनिश किया डेप्थ ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुलाकात करी, उसके टाइप से मुलाकात करी, हमने गॉल्जी apparatus से मुलाकात करी, वैक्यूल से मुलाकात करी और हमारे सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम से मुलाकात करी। गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस को आते रहे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कुछ अब नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल से बातचीत करेंगे। वो बेचारे वेट कर रहे हैं, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सारे ऑर्गेनल्स को। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।